हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म CLC 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास जो हमारी है वो इंडियन पॉलिटी की है, लेक्चर नंबर 4। अगर मैं बात करूं लेक्चर 1, 2, 3 में हमने अब तक क्या पढ़ा, तो और थोड़ा सा मैं आपका क्विक रिवीजन कराता हूँ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, जिसमें क्या होता है, कंपनी को पहली बार रेगुलेट करने का काम किया जाता है। कंट्रोल नहीं बात हो रही, क्या बात हो रही है, रेगुलेट का। तो अगर मैं 1773 की बात करूं, 1773 में क्या हुआ, यहां पे रेगुलेशन की बात आई, टू रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, इसके बाद एक एक्ट और आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो हमने पढ़ा। इसका मेन उद्देश्य क्या था, अगर मैं इसकी मेन उद्देश्य की बात करूं तो हमने इसमें यह पढ़ा कि जो 1773 का जो कुछ कमियां थी उसको रिफॉर्म करने के लिए, 1773 के एक्ट को रिफॉर्म करने के लिए आया, ठीक है, रिफॉर्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं रिफॉर्म किस चीज का, तो आप बताओगे रिफॉर्म का मतलब, भैया जो सुप्रीम कोर्ट था, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उनके बीच में मतभेद था क्षेत्राधिकार को लेकर के, कि इनकी काउंसिल का क्षेत्राधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, जो मुख्य न्यायाधीश थे और जनरल गवर्नर जो थे उनके बीच में। तो इसके लिए एक्ट आया जिनके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया पहली बार, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि रेगुलेशन से बात नहीं बन रही है, रेगुलेट से बात नहीं बन रही है। अब यहां से कंट्रोल की बात आ गई, कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा। कैसे कंट्रोल किया जाएगा, सीओडी के पैरेलल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को गवर्न करने वाली बॉडी थी, इनके पैरेलल में एक बीओसी का गठन किया जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जनरल गवर्नर, इनके काउंसिल के सदस्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ, अब ये भेजेंगे। आई बात समझ में। तो 1784 तक का ये था। इसके आगे हमने क्या पढ़ा, इसके आगे हमने पढ़ा 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको बढ़ाया गया 20 साल के लिए, एक्सटेंड कर दिया गया कि भैया कंपनी यहां पे जो है अभी 20 साल तक और इस मोनोपोली के साथ व्यापार कर सकती है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके आगे हमने पढ़ा 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इस चार्टर एक्ट में हमने क्या पढ़ा, इस चार्टर एक्ट में हमने यह पढ़ा कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, यहां पे पहली बार आपको खत्म होता हुआ दिखेगा, मोनोपोली एंड, ठीक है। अगर यहां पे मोनोपोली एंड हो गई तो जाहिर सी बात है केवल मोनोपोली दो चीजों पे रखी गई कंपनी की। क्या रखी गई, एक तो चाय का व्यापार, ये कंपनी कर सकती है। दूसरा क्या रखा गया, चीन के साथ व्यापार। इन दोनों, ये दोनों चीज ऐसे हैं, इन दोनों पर कंपनी का मोनोपोली बरकरार रहा। ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के, इस पर बरकरार रहा, केवल यहां पे मोनोपोली एंड किया गया। तो आई होप आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा मोनोपोली पहली बार यहां एंड होते हुए क्यों दिखी, तो मैंने आपको बता रखा था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसका कॉन्टिनेंटल सिस्टम एक आया हुआ था उस टाइम पे, मतलब 1800 के 6 के या 7 के आसपास की बात है। तो उस समय क्या हुआ, उस समय ये हुआ ना कि जो भी ब्रिटेन के साथ व्यापार करता था उस पर ये हमला कर देता था। तो हमले से बचने के लिए कोई व्यापार ब्रिटेन के साथ करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे दौर में क्या हुआ, जहां पे औद्योगिकीकरण हो रहा है, मशीनी युग आ रही है, जहां पे व्यापार के लिए लोग नए नए उत्पादन को बढ़ाते जा रहे हैं, पर वहां पे क्या हुआ, उत्पादन तो बढ़ रहा है, डिमांड नहीं आ रही है क्योंकि खरीदार कोई नहीं है। तो फलस्वरूप होगा क्या, जितने भी ब्रिटेन के व्यापारी हो, धीरे धीरे उनके बीच असंतोष फैलने लगा कि तुमने एक ऐसी कंपनी बना रखी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मोनोपोली दे रखा है, वो आराम से जाके भारत में व्यापार कर रही है, खूब सारे मुनाफा कमा रही है, पर तुम्हारे तो व्यक्ति हम भी है ना, तुम्हारे नागरिक है, तो तुम्हें प्रायोरिटी हम लोग को देना चाहिए या उनको देना चाहिए। तो ये बात संसद में पहली असंतोष फैला। इसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली यहां पे खत्म करने की बात कही गई, लेकिन हाँ, जो वहां व्यापार करना चाहता था उसके लिए लाइसेंस की व्यवस्था स्टार्ट की गई कि आओ लाइसेंस खरीदो पैसे के बदले, इसके बाद तब जाकर तुम वहां पे व्यापार करो। तो यहां पे आपको लाइसेंस की प्रणाली देखने को मिलेगी, लेकिन 1833 में आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहां पर लाइसेंस वाली शुरुआत है, शायद कहीं कहीं आपको बुक में मेंशन मिलेगा पर हर जगह नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। तो हमने अब तक ये क्लियर कर लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आज हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं।
तो क्लास में बने रहिएगा, आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है ना, इसके बारे में सबसे खास बात ये जानो, वहां का बैकग्राउंड में आपको बताऊं, सुधारवादी नीति चल रही है, जहां पे मानव के अधिकार की बात चल रही है, दास प्रथा खत्म होने की बात चल रही है, मतलब बहुत सारे वहां पे रिफॉर्म की बात चल रही है। तो ऐसे में ये 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ है। तो क्या परिस्थितियां रही हैं, आपको यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे खास बात। देखो, ये जो चार्टर एक्ट था ना, एक महत्वपूर्ण कानून था ब्रिटिश संसद की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के जो चार्टर एक्ट को 20 साल के लिए फिर से बढ़ाया गया, जो व्यापार कर सकती थी कंपनी। एक तो आया 1773 में, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1793 में, फिर 1813 में देखने को मिलेगा, फिर 1833 में जब आया, 1833 में फिर से बात कही गई कि जो कंपनी का जो व्यापार वाला जो सिस्टम है उसको 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। लेकिन यहां पे आपको कंप्लीटली मोनोपोली इंड देखते हुए मिलेगी, मतलब व्यापारिक कार्य को यहां खत्म करते हुए आपको दिखेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा एक एक्ट पारित हुआ जहां पे कंपनी के व्यापारिक कार्य को खत्म कर दिया गया, यहां पे केवल व्यापारिक कार्य की बात हो रही है, ट्रेड वाला जो कार्य था, तो आप बोलोगे 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना ये चार्टर एक्ट, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन की दौर में जहां पे स्टार्ट हुई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहां पे आपको सबसे निम्न स्तर पे दिखेगा कि यहां पे केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। लेकिन 1833 में केंद्रीकरण सबसे मैक्स दिखेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा केंद्रीकरण आखिर होता क्या है। देखो, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक बिंदु है, इस बिंदु में सबकी शक्तियां निहित हो, यहां की, यहां की, यहां की, यहां की। ऐसे समझो, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो जो पावर का केंद्र था अंग्रेजों के लिए वो बंगाल था। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, तो भैया जो अपना ये इंडिया है, इंडिया को ही केंद्र बना लिया इसने पावर का। और ये बंगाल, जो बंगाल का जनरल गवर्नर था, अब वो पूरे इंडिया का बना दिया जाएगा, पूरे इंडिया का बन जाएगा। तो चेंजेस क्या हुआ, बंगाल जो केंद्र में, सत्ता के जो केंद्र में थी, जो मेन केंद्र अंग्रेजों का था बंगाल, अब क्या हो जाएगा, पूरा इंडिया हो जाएगा। जो केवल बंगाल के लिए जनरल गवर्नर था, अब पूरे भारत के लिए बन जाएगा। तो पहला कौन जनरल गवर्नर पड़ता है पूरे भारत के लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनका नाम यह था, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो अब इसमें जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या बदलाव हुए 1833 के एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई एक्ट से क्वेश्चन आए या ना आए, पर 1833 का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब इसको पूरे इंडिया का बना दिया गया, इंडिया का जनरल गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है, ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे केवल प्रशासनिक संस्था बना दी गई। यहां पे आपको पहली बार यह दिखेगा कि भैया जो कंपनी केवल व्यापार करने के लिए आई थी, कब आई थी, 1600 ईस्वी में। कितना हो गया, 200 साल से अधिक हो गए, मतलब टोटल मानो 233 साल हो चुके हैं। अभी तक ये व्यापार करते आ रही थी, जिसमें कंपनी में कुछ चेंजेस हुए थे कि वहां पे ड्यूल गवर्नमेंट आया, मतलब बीओसी गठन, सीओडी अलग किया गया। इसके बाद व्यापार तो करती आ रही थी, लेकिन यहां 1833 में ऐसा पहली बार होगा कि इसका व्यापारिक कार्य खत्म, अब इसको प्रशासनिक संस्था बना दी गई है, केवल यहां पर प्रशासन करेगी, सेना बनाएगी, आर्मी बनाएगी, फौज बनाएगी, लड़ाई करेगी, कब्जा करेगी, तमाम प्रकार की चीजें, लगान वसूलेगी, टैक्स वसूलेगी, लेकिन व्यापार नहीं करेगी, व्यापारिक कार्य इंड, ध्यान रखोगे। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है, गवर्नर जनरल को भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। मतलब ये आप ऐसे समझो कि जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र यहां पे आधिपत्य थे, वहां का इसको मालिक बना दिया गया, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल पूरे भारत का मालिक बन गया है, जहां जहां पे ब्रिटिश का कब्जा था। ये चीज ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। साथ में यह भी कहा गया, जो बॉम्बे और मद्रास जो विधायी शक्ति दी गई थी, विधायी शक्ति इनको कब दी गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह था। आगे भी यह कहा गया कि भैया तुम अपनी विधायी शक्ति अपने पास रखो, तुम्हें जरूरत पड़े तुम लॉ बना सकते हो। लेकिन यहां से बोला गया कि भैया जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, ये एनफ है कानून बनाने के लिए,
विधायी शक्ति इसके पास रखने दो। तुम्हारे पास सबसे विधायी शक्ति नहीं होगा। तुम्हें कुछ भी विधायी शक्ति अगर तुम्हें चाहिए, कुछ भी कानून बनवाना है, तो तुम आओगे यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास कानून बनवाने के लिए, तो यहां से उनकी विधायी शक्ति भी छीन ली गई। ये ध्यान रखोगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कौन से ऐसे एक्ट में पारित हुआ पहली बार कि बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्ति समाप्त कर दी गई, तो आप क्या बताओगे? 1833 का चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आ जाओ। एक विधि आयोग की स्थापना की गई। देखो, इसको अच्छा एक प्रशासनिक संरचना दे दिया गया, विधायी शक्ति दे दी गई, तुम पूरे भारत के लिए अब कानून बना सकते हो। लेकिन यार एक कानून व्यक्ति भी तो चाहिए, कानून सलाह लेने वाला चाहिए। अभी तक कोई पार्लियामेंट जैसा सिस्टम नहीं था। जनरल गवर्नर की जो काउंसिल थी वही विधायी शक्ति बनाती थी, वही कानून बनाने का काम करती थी। लेकिन अब तो या तो एक ऐसी व्यक्ति इसको चाहिए जो कानून बना सके, जो सलाह दे सके, या फिर ऐसे कि इसको लघु संसद जैसा कोई कुछ तो चाहिए, पार्लियामेंट जैसा चाहिए। तो आगे देखो कैसे कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया कि धीरे 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 एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। वो कंपनी जो कल व्यापार करने आई थी यहां पर एक गवर्नमेंट बना ली पैरेलल इंडिया की तरह, इंडिया से बेटर हर एक चीज में, ठीक है। अब आगे क्या होगा? पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में स्थापित किया गया। अगर आपसे पूछा गया कि पहला विधि आयोग कब बना, किसने बनाया, तो आप बताओगे लॉर्ड मैकाले ने बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना था। मतलब जो अभी हम आईपीसी देखते हैं, आईपीसी एक्ट, इन्हीं के देना, इन्होंने इसको एक तरह लिखा, संग्रहित किया, ठीक है। अभी वर्तमान में अगर मैं आईपीसी एक्ट की बात करूं, ये क्या हो गया? BNSS हो गया है और BNS, ठीक है, BNS, ये ध्यान रखोगे। अब आईपीसी चेंज हो गए हैं, BNSS कर दिया गया, BNS कर दिया गया। लेकिन जो एक तरह से एक व्यवस्थित क्रम में जो लिखने का काम है ना, किसने किया है? लॉर्ड मैकाले ने किया है। ये चीज याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना, भारत में दासता समाप्त करने के लिए प्रावधान तो चार्टर एक्ट 1833 में आ गया था, लेकिन इसको जो समाप्त किया गया ना, उसको किया गया 1843 में। चार्टर एक्ट बना कौन से? 1833 का। समाप्त कब किया गया? 1843 में। कौन सा? दास प्रथा वाला। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म मिलेंगे, क्योंकि यूरोप में वही युग ही चल रहा है, रिफॉर्म वाला युग पूरा चल रहा है। सुधारवादी नीतियां चल रही है, मानव अधिकार की बात हो रही है कि मानव के साथ कहाँ पे दास प्रथा हो रहा है, कहाँ पे चीजें समाप्त होनी चाहिए, कहाँ पे इस मतलब बाल विवाह हो रहा है, कहाँ पे सती भी हो रहा है, सती प्रथा जो था, सारी चीजें आपको यहाँ पे इसी एक्ट में आपको देखने का मिलेगा। क्योंकि ये दौर ही चल रहा है सुधारवादी नीतियों का हर जगह, पूरे यूरोप में, ठीक है। ये ध्यान रखोगे। अब आगे चलो। अब अगला क्या है? अगला है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। ये ध्यान रखना, यहां पे जो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की बात चल रही है, ये अंग्रेज अपने लिए कर रहे हैं। उनके लिए क्या आसान क्या काम था कि यहां से कोई भारतीयों को अंग्रेज बनाना, या फिर अंग्रेजों को वहां से लाके काम करवाना। जाहिर सी बात है, यहां के जो भारतीय अंग्रेज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे क्या होगा? इंडियन की संख्या भी कम होगी, साथ में अंग्रेजों की संख्या बढ़ेगी। वो ऐसा चाहते थे कि जो दिल और दिमाग से सोचे अंग्रेजों की तरह, पर चमड़ी और रंग से रहे इंडियंस की तरीके से। तो इसीलिए वो चाहते थे कि प्रशासन में निपुण हो जाए, हमारा हेल्प कराएं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? भारतीयों को प्रशासनिक पदों में प्रवेश का अवसर दिया गया, लेकिन विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया। हालांकि आगे लागू होगा, यहां पे लागू नहीं किया गया है, ठीक है। ठीक है, विरोध के बाद ये चीजें लागू नहीं हुई। तो ये था 1833 का सबसे मेन एक्ट, सबसे मेन बातें, बहुत इंपॉर्टेंट था। सारी चीजें याद रखना। इसमें क्या क्या किया गया? व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया, पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, और एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की गई। सारी चीजें आपको यहां पे मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ बताता हूं। तो चार्टर एक्ट जो 1853 है, इसमें तो एक बात क्लियर हो गया कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें यह हुआ कि जो चीज काम करने के लिए कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, उसे व्यापारिक कार्यों से छीन लिया गया। इससे तय हो गया आने वाले समय में कंपनी को कभी भी खत्म किया जा सकता है उसके कार्य को। कैसे? आप सपोज करो जिस काम के लिए आपको भेजा गया हो वही काम आपसे छीन लिया जाए और आपको कोई और काम कराया जाए। जैसे आप प्लेयर हो एक, अब मान लो आप क्रिकेटर हो जिसमें आप बॉलिंग बहुत अच्छा करते हो, और आपको बॉलर ना बना करके आपको क्या बोल दिया जाए कि आप बैटिंग करो और आपको पहले नंबर पर उतार दिया जाए, तो जाहिर सी बात है आप शायद उतने ज्यादा अच्छे फील नहीं करेंगे जितना ज्यादा फील आप बॉलिंग में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आप निपुण हो। तो उसी तरीके से कंपनी जो निपुण थी व्यापारिक कार्यों में थी,
ना कि निपुण थी प्रशासनिक कार्यों में। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे ये दिखेगा कि कंपनी का धीरे धीरे उसका सत्ता छीना जाएगा। और साथ में चार्टर में पहली बार ऐसा हुआ ना कि कंपनी के जो 20 साल के लिए हर साल बढ़ाया जा रहा था कार्यों को, यहाँ पे आपको ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा गया। मतलब ये कि कंपनी अब कभी भी समाप्त की जा सकती है, यहां पे ये बात नहीं कही कि कंपनी के कार्य को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। तो ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार्टर एक्ट सबसे लास्ट है, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा। अब तक हमने 4 चार्टर एक्ट पढ़ लिए, एक 1793 वाला, 1813 वाला, 1833 वाला, 1853 में खत्म। अब क्या होगा इसमें, हम मेन बात जानते हैं। इस अधिनियम में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का कोई निर्धारित अवधि नहीं दी गई कि भैया 20 साल के लिए बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ भी बात नहीं कही गई, ये ध्यान रखना। इससे यह संकेत मिला कि ब्रिटिश सरकार कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती है, इसकी तैयारी कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। अब ब्रिटिश क्राउन यहां पे राज करेगा। कैसे करेगा मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहली बार ऐसा होगा जो अब तक गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, विधायी और कार्यकारी शक्ति को अलग नहीं किया गया था। होता क्या था, जब कानून बनाना होता था, जो लॉर्ड मैकाले जो एक सदस्य जो नियुक्त किया गया था, इसका अस्थायी सदस्य नहीं था। जब कानून बनाने की बात आती थी तो उसको ऐड कर लिया जाता था, गवर्नर जनरल की काउंसिल में उसको बैठा लिया जाता था, वही विधायी की तरह काम करती थी। और जब कानून नहीं बनाने की बात होती थी उसको हटा दिया जाता था, मतलब सिफारिश पे आता था, सिफारिश पे चला जाता था। लेकिन यहाँ पे पहली बार इसको अस्थायी सदस्य बनाया जाएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल का, ठीक है। और यहाँ पे विधायी कार्य कार्यकारी कार्य को अलग किया जाएगा काउंसिल का। देखो यहाँ पे आपको पहली बार दिखेगा विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया काउंसिल के, ठीक है। और आगे क्या है, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायी परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें से 4 सदस्य की नियुक्ति मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा की गई। यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें विधायी परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें जो 4 सदस्य प्रांतीय सरकार से लिए गए। कहां कहां से लिए गए, सबसे पहले लिए गए हैं मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, और इसके बाद कहां से लिए गए, आगरा से, ठीक है। ध्यान रखोगे यहां पे आपको पहली बार यह दिखेगा जो भारतीय जो विधायी जो परिषद है लघु संसद की तरह काम करे, मतलब मेकिंग लॉ। अभी तक ऐसा संसद का कोई काम नहीं करता था कि लोकसभा राज्यसभा जैसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिखता था कि कार्यकारी अलग शक्तियां हैं, विधायी अलग शक्ति है, पर यहां पे आपको लघु संसद की तरह दिखेगा। बस संसद जैसा आपको ये नहीं कह सकते कि संसद ही यहां पे है, लघु संसद की तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। आगे क्या हुआ, विधिक सदस्य अब गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया। तो 1833 में अस्थायी सदस्य नहीं था, इसके सिफारिश पे वो जाता था, वहां पे कानून बनाने का काम जब होता था इसको बुला लिया जाता था, इससे सलाह लिया जाता था लॉर्ड मैकाले से, इसके बाद इसको भेज दिया जाता था। लेकिन यहां पे एक अस्थायी सदस्य का एक पद दे दिया गया कि भैया तुम काउंसिल में अस्थायी सदस्य रहोगे। चीजें ध्यान रखोगे इसको अच्छे से, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या जो 24 थी, 24 से घटा करके 18 कर दी गई, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। कंपनी की सिविल सेवा में चयन जो थी खुली प्रतियोगिता के आधार पर आरंभ हो गया। किसके सिफारिश पे, लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे। मैकाले जो एक समिति, मैकाले समिति के आधार पर सिविल सेवा की जो परीक्षा थी वो ओपन कॉम्पिटिशन के आधार पे हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया जो ओपन कॉम्पिटिशन के आधार पे कंपनी में जो चयन व्यवस्था थी किसके सिफारिश पे स्टार्ट हुई, तो आप लॉर्ड मैकाले की समिति के बताओगे, मैकाले समिति, ठीक है। ध्यान रखोगे कहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कंपनी जो थी, कंपनी अब कभी भी समाप्त हो सकती थी, क्योंकि यहां पे उसको बढ़ाने की, लाइसेंस बढ़ाने की बात नहीं कहेगी 20 साल के लिए, जिससे इसके पहले आता गया। आपने देखा होगा कंपनी के दौर कैसे कैसे पहले कंपनी एक व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे प्रशासनिक कार्य की, इसके 20-20 साल के लिए मोनोपोली को बढ़ाया गया, फिर किस तरीके से मोनोपोली को 1813 में खत्म किया गया। मोनोपोली केवल 2 चीजों में रखा गया, किन किन चीजों में रखा गया, एक तो चाय में और एक चीन के साथ व्यापार में। 1833 में वो भी समाप्त कर दिया गया, कोई कुछ कहीं से व्यापार कर सकता है, लेकिन लाइसेंस की व्यवस्था स्टार्ट की गई, व्यापार जिसको करना है कोई भी ओपन तरीके से खोल दिया गया। तो चीजें यहां तक क्लियर है एकदम अच्छे से। अब बात करें 1853 का जो एक्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं, यहां से चार्टर एक्ट नहीं आएगा, ये क्राउन ने इसको पारित किया है। तो आओ इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में मेन क्या है। पर इसको जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी बैकग्राउंड की बात करूं ना, आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। 1853 से लेकर के 1857 के बीच का एरा, इनके बीच में ऐसा क्या हुआ जो चार्टर एक्ट ना पारित होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक्ट आया, ऐसा क्यों आया? तो इसके पीछे में 2 सबसे बड़े रीजन थे। कंपनी हिंसा को बहुत ज्यादा बढ़ा रही थी,
कर्मचारियों को कम वेतन दे रही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कांड हुआ ना, वो हुआ सैनिक विद्रोह। कंपनी जो थी आस्था के साथ खेल रही थी। कैसे आस्था? जो यहाँ पे जो सैनिक थे, जो हिंदू थे या मुस्लिम थी, एक बुलेट जो होता है, बुलेट पे वैक्सिंग की जाती है। बुलेट का मतलब जो गोली वाली बंदूक होती है, ठीक है, उसके वैक्सीन में जब भी आप मतलब कारतूस भरोगे, उसको खींचने के लिए दांत की जरूरत पड़ती है, तभी उसमें लगाते हैं। तो जो वैक्स थी ना, मुस्लिमों के लिए सुअर के चर्बी का यूज किया गया, जो उसको बहुत पवित्र मानते हैं, आस्था से उसको जोड़ते हैं, और हिंदुओं के लिए गाय के मांस का। ये सारी चीजें विद्रोह की तरफ फैल गई। सैनिक ने मना कर दिया, विद्रोह कर दिया कि तो हमारी आस्था के साथ खेल रहे। ऐसे हुआ क्या? ऐसे करने से हिंदू का हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मुस्लिम का मुस्लिम हो जाएगा, ये सारे लोग कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियन में। ऐसी सरकार की नीति थी। सबसे बड़ा जिम्मेदार कंपनी को ठहराया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रीजन मिल गया कंपनी के प्रशासनिक कार्य को भी छीनने का। तो ऐसा पहली बार होगा कि अब कंपनी जो व्यापारिक कार्य कर रही थी वो तो समाप्त कर दिया गया था 1833 में, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक कार्य भी छीन लिया गया कि अब कंपनी पूरी तरीके से खत्म। कंपनी का जो शासन सा खत्म हो गया। जो भारत में जो अब तक कंपनी रूल्स है, वो सीधे भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब कोई भी कानून जो बनाएगा, क्राउन बनाएगा, ठीक है। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकग्राउंड था इसका। अब आओ इसके बारे में आपको बताता तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट ये, भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित किया गया। मैंने बोला जब कंपनी खत्म तो क्राउन के हाथ में चला गया, क्राउन का यहां पे शासन आ गया। भारत शासन अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे खत्म कर दिया गया, खत्म क्यों किया गया? मैंने आपको बताया सैनिक विद्रोह का रीजन था। कंपनी यहां पे बहुत बहुत ज्यादा फेलोर साबित हुई कि लगता है कि इन्होंने सब कुछ किया, ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट को फील हो रहा था। और कहीं ना कहीं ताक में बैठी हुई थी, चाह रही थी किसी तरीके से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से खत्म करें और इंडिया का पूरा शासन अपने हाथ में ले ली। तो उनको यही मौका मिला 1857 वाले क्रांति से, और यहां से सारा शासन अपने हाथ में ले लिया। तो प्रत्यक्ष यहां पे अब शासन कौन कर रहा है? ब्रिटिश क्राउन कर रहा है। अगर क्राउन कर रहा है तो उसके साथ की बात है, तो जाहिर सी बात है कंपनी से अच्छा शासन करेगी। यहाँ पे सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सरकार उसको बनानी है अपनी, ठीक है। तो आओ आगे समझते हैं इसमें क्या क्या किया। इसने क्या किया? इसने 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसने कंपनी के प्रशासन की अक्षमता को उजागर किया। जो मैंने आपको रीजन बताई है, जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, कहीं न कहीं कंपनी ही रीजन इसकी थी, यही जिम्मेदार ठहराई गई, जिसके कारण कंपनी के शासन को छीन लिया गया, ठीक है। अब शासन का अधिकार किसको होगा? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। कंपनी की द्वैध शासन भी समाप्त कर दी गई। अब आपके मन में आ रहा होगा कंपनी का द्वैध शासन का मतलब क्या है, तो आपको याद होगा 1784 में एक द्वैध शासन आया था। सीओडी के पैरेलल में बीओसी का गठन किया गया था। अब तक गवर्नर यही भेजा करती थी, इसके गठन के बाद गवर्नर जनरल यही भेजने लगी। इसमें आपको याद होगा 6 सदस्य थे, जो 4 किससे थे? प्रिवी काउंसिल के थे। और प्रिवी काउंसिल क्या, जो क्राउन को सलाह देने वाली बॉडी थी। एक वित्त मंत्री था, एक राज्य सचिव था। तो अब इन दोनों को खत्म कर दिया। जब कंपनी ही नहीं है तो इनका क्या काम? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे खत्म, तो जाहिर सी बात है इनके साथ साथ द्वैध शासन भी खत्म। क्या खत्म हो जाएगा? सीओडी एंड बीओसी, क्योंकि यहां से भेजने का काम कौन कर रहा है? क्राउन कर रहा है। इन सब का सीधा हस्तांतरण क्राउन से कर दिया गया। अब जो देखेगा क्राउन देखेगा, लेकिन अब क्राउन वहां से सीधे तो शासन नहीं कर सकता। इसको भी कोई व्यक्ति चाहिए ना कि वहां पे बैठा रहे, वहां के कोई एक प्रतिनिधित्व आए क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बन के, जो यहाँ पे शासन करे और सारा का सारा यहाँ का जो चीजें न्यूज है उनको जाके दे कि कैसे शासन क्या करना है, क्या यहाँ पे घटनाएं घट रही है, और वहां से यहाँ पे चीजें आए, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या होता है। तो वही जो मैंने बताया कि कोई एक ऐसा आदमी चाहिए था। आदमी में क्या होगा कि एक राज्य सचिव का पद बनाया जाएगा इंडिया में। वो क्या करेगा? इनको सब कुछ बताएगा कि भैया यहाँ पे क्या चीजें घट रही है। जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व होगा यहाँ पर, जो यहाँ पे शासन करेगा। आपको पीछे क्लियर हो रहा होगा। तो पहला राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली, ठीक है, ध्यान रखोगे। कौन था पहला सचिव? लॉर्ड स्टैनली, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या बनाया गया? दूसरा बनाया गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन, जिसका पोस्ट का नाम था वायसराय। पहले इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था, अब उसको चेंज कर दिया गया वायसराय से। तो पहला कौन बनता है? लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन को पहला क्या बनाया गया? पहला भारत का वायसराय बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राज्य सचिव भारत का कौन, तो आप बताओगे लॉर्ड स्टैनली।
और पहला अगर आपसे पूछा जाए वायसराय कौन, तो आप बताओगे लॉर्ड कैनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो। और पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, उसका भी क्लास का ये खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बाकी ये चीजें देख लो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलूं, आ जाओ। अब देखो भारतीय सिविल सेवा की बात हो रही है यहां पे। इसमें क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भारतीय सिविल सेवा की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया। तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा आप चेंजेस जानो। हमने कंपनी का इरा खत्म, 1858 में कंपनी का इरा खत्म कर दिया गया। यहां से क्राउन का युग स्टार्ट होगा। जो कंपनी 1600 ईस्वी में बनी थी, आते 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 258 साल तक यहां पे अच्छी तरीके से रही, शासन भी की, मुनाफे भी कमाई, बहुत सारे उसमें चेंजेस किए गए। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, कहीं न कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक मौका मिला कंपनी को खत्म करने का, क्योंकि उनके मन में ये चीजें बहुत पहले से चल रही थी कि इतना यहाँ पे आसान है, उनको मुनाफा कमाना था और अपनी सत्ता यहाँ पे स्थापित करना था। उनको ये लगता था कि कंपनी उतना सक्षम नहीं है, क्योंकि ये केवल व्यापारिक कार्य करने का ही है, प्रशासनिक इसको दक्षता नहीं है, ना अनुभव है। कहीं न कहीं ये अगर ऐसे एक बार और विद्रोह हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बदनामी होगी, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंस पे यहाँ पे आई थी। तो इन्होंने ये सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ से जो हम आगे का एक्ट पढ़ेंगे वो 1861 का होगा, 1892 का होगा, 1909 का, 1919 का, 1935 का, ऐसे करके हम खत्म करेंगे। फिर वहाँ पे आप पहली बार देखोगे किस तरीके से एम एन रॉय ने संविधान सभा का प्रस्ताव किया। फिर भारतीयों के संविधान की मांग आने लगी, भारतीय संविधान बनाएंगे खुद के लिए। यहाँ पे आपको ये जो भारत की जो आप संविधान देखते हो ना, एक दिन की चीजें नहीं, महज 100 वर्षों का बहुत सारी चीजों का प्रयास है। तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जितना हो सके शेयर कीजिए। बाकी आपको किसी नए टॉपिक पे चाहिए अगर और साथ में वीडियो, तो आप मुझे बता सकते हो। अब हाल में यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। जो मैंने अभी यूपी जेके का लेक्चर ले रहा था उसको अभी मैं डिसकंटिन्यू किया हुआ था, अब मुझे लगता है उसको फिर से कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम पास में है। तो कल शायद यूपी जेके का मैं क्लास अपलोड करूंगा, ठीक है। अब तक के लिए थैंक यू, जल्दी मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।